लास्ट लेक्चर आपण काय बघितलंय की पॉलिटिकल पार्टीज ज्या असतात, नॅशनल पार्टीज असतात, रिजनल पार्टीज असतात, त्यांच्या आपण कंडिशन्स बघितले की विच कंडिशन्स पॉलिटिकल पार्टी शुड फॉलो so they can get recognition as a national party or as a regional party. So we saw that कि if some party, उसको अगर नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन चाहिए किसी पार्टी को, तो दे मस्ट हैव 6% ऑफ वोट्स फ्रॉम द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 4 स्टेट्स और फ्रॉम 4 स्टेट असेंबली इलेक्शन. स्टेट में जो इलेक्शन होंगे या फिर लोकसभा का जो भी इलेक्शन होगा उसके पहले वाला, उसमें 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में से आपको 6% ऑफ वोट्स चाहिए और 4 सीट्स आपकी लोकसभा में चुन के आनी चाहिए. फिर दूसरा कंडीशन हम लोग ने देखा कि जितने भी सीट्स है लोकसभा में उसके मिनिमम 2% सीट्स हम लोग को चाहिए. मिनिमम 2% होते हैं अराउंड 11, एंड हम लोग को वो 11 सीट्स 3 अलग अलग स्टेट्स से चाहिए, मिनिमम 3 अलग अलग स्टेट्स से चाहिए. फिर रीजनल पार्टी के लिए हम लोग ने कंडीशन देखा कि जो लोकसभा या फिर स्टेट का इलेक्शन होगा पहले का रिसेंट इलेक्शन, उसमें हम लोग को 6% ऑफ वोट्स चाहिए और स्टेट के असेंबली में कम से कम 2 सीट्स चाहिए, 2 मेंबर इलेक्टेड होने चाहिए. या फिर सेकंड कंडीशन हम लोग ने देखा कि स्टेट के असेंबली में जितने भी सीट्स होंगे उसके 3% सीट्स चाहिए या फिर मिनिमम 3 सीट्स हम लोग को इलेक्टेड होने चाहिए. तो इसका मतलब या तो 3% सीट्स या फिर मिनिमम 3 सीट्स स्टेट के असेंबली में हम लोग को मिलने चाहिए. फिर हम लोग ने अलग अलग नेशनल पार्टीज के बारे में देखा. फिर हम लोग ने पहली पार्टी देखी नेशनल कांग्रेस. ओके, 1885 में एस्टैब्लिश हुई थी और यहाँ पे 1885 में एस्टैब्लिश हुई थी. और हम लोग ने देखा कि उनके जो फाउंडर मेंबर थे वो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे. फिर हम लोग ने देखा कि वो कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं. तो क्या क्या देखा उसमें, सेक्युलरिज्म मतलब सर्वधर्म समभाव. फिर उसके साथ हम लोग ने देखा कि इक्वल राइट्स को वो लोग फॉलो करते हैं या फिर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज उसको सपोर्ट करते हैं. तो ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी होगी. उसके बाद में हम लोग ने सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म का कुछ डिफरेंस देखा. कम्युनिज्म मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रहेगा. सोशलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट भी होती है, उसके साथ अलग अलग प्राइवेट एंटिटीज या फिर प्राइवेट कंपनीज का भी कंट्रोल होता है. कैपिटलिज्म मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्केट फोर्सेस या फिर ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट ओनरशिप होगी. तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग थिंग्स होते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी होती है जिसको पार्टी सपोर्ट करती है. तो कांग्रेस इसमें हम लोग ने देखा था सोशलिज्म को सपोर्ट करती है. फिर हम लोग ने देखा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करती है. देन ये पार्टी कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1925 में, और ये वर्कर्स, लेबरर्स इन सब के लिए काम करती है. फिर मैंने बताया था कि 1962 में आफ्टर इंडिया एंड चाइना वॉर कम्युनिस्ट पार्टी के 2 हिस्से हो गए. एक कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी, एक रशिया के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी. तो जो रशिया को सपोर्ट करती थी उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट. तो ये पार्टी फॉर्म हुई 1962 में. उसके बाद में हम लोग ने देखा भारतीय जनता पार्टी. तो ये पार्टी के बारे में मैंने क्या बताया कि 1951 में एक पार्टी थी भारतीय जनसंघ. ये पार्टी 1977 में दूसरे एक नई पार्टी के साथ मर्ज हो गई, एक साथ आ गए. कौन सी पार्टी थी वो, जनता पार्टी. और मैंने आपको बताया था कि जनता पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, वो पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो अपना टर्म 5 ईयर का टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए. तो ये जनता पार्टी के साथ भारतीय जनसंघ मर्ज हो गया. उसके बाद में जनता पार्टी जो है वो सर्वाइव नहीं हुई. तो जो भारतीय जनसंघ है उन्होंने 1980 में अपनी एक नई पार्टी ओपन की और उसका नाम था भारतीय जनता पार्टी. तो तभी से ये पार्टी इंडिया में चल रही है. और इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो भी होते हैं इसको ये पार्टी सपोर्ट करती है. ओके, और मैंने ये भी बताया था कि ये पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे पहले, अटल बिहारी वाजपेयी, वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना 5 साल का टर्म पूरा किया था. पहले ऐसे नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे. ओके, फिर ये पार्टी के बारे में बता दिया मैंने ऑलरेडी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट. देन बहुजन समाज पार्टी. ये पार्टी इसके लिए काम करती है जो भी शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास जो भी लोग होते हैं जिनको हम लोग माइनॉरिटी बोलती है, वो लोगों के लिए ये पार्टी काम करती है. और इनका ऐसा मानना है कि
जो भी माइनॉरिटीज है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, वो अगर एक साथ आएंगे तो इंडिया में उनकी मेजोरिटी गवर्नमेंट बन सकती है। तो ये पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी 1984 में। ओके, उसके बाद में हम लोग ने दूसरी पार्टी देखी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी 1999 में एस्टेब्लिश हुई थी। और कैसे एस्टेब्लिश हुई थी? जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें से कुछ लोगों ने अपनी नई पार्टी ओपन कर दी, तो कांग्रेस की सब पार्टी बन गई थी। ठीक है, तो ये क्या क्या सपोर्ट करते हैं? जो कांग्रेस सपोर्ट करते हैं मोस्टली सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, ये सब बातें, ये आइडियोलॉजी ये भी सपोर्ट करते हैं। और कांग्रेस से अलग होने के बाद भी इन्होंने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा था, या फिर महाराष्ट्र में जो देखो यहाँ पे महाराष्ट्र में भी जो 1999 से 2014 तक जो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, उनको भी इन्होंने सपोर्ट किया था। तो दोनों कोएलिएशन में थे, मतलब फ्रेंडशिप में थे। तो कांग्रेस से अलग थे, कांग्रेस से अलग पार्टी बनाई इन्होंने, फिर भी कांग्रेस के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। और कांग्रेस के साथ मिलके इन्होंने महाराष्ट्र और नेशनल गवर्नमेंट में अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी। फिर हम लोग ने देखा तृणमूल कांग्रेस। ये जो नेशनल पार्टी है, इसको 2016 में एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्निशन मिला और 1998 में एस्टेब्लिश हुई थी। मोस्टली मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न साइड, वेस्ट बंगाल वगैरह, वहाँ पे ये पार्टी, ईस्टर्न साइड सॉरी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब जगहों पे ये पार्टी डोमिनेंट है। और ये पार्टी भी सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ों को या फिर ये आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। तो ये सबसे रिसेंट पार्टी थी जो नेशनल पार्टी बनी। अभी मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में एक पार्टी का नाम नहीं दिया गया क्योंकि ये 2018 और 2019 में नेशनल पार्टी बनी। इसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो सिलेबस में नहीं दिया है तो आपको कुछ इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए याद रखो कि एट प्रेजेंट देर आर 8 नेशनल पार्टी, देर आर नॉट 7, देर आर 8 नेशनल पार्टीज। ओके, फिर हम लोग ने देखा कि इवन अगर किसी की लोकसभा में सीट नहीं आती, फॉर एग्जांपल बहुजन समाज पार्टी की 2014 में नहीं सीट थी कोई भी लोकसभा में, फिर भी वो नेशनल पार्टी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? तो मैंने आपको बोला था कि एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है कि अ पार्टी विच गेट्स रिकॉग्निशन इन एनी 4 स्टेट एज अ स्टेट पार्टी, वो भी नेशनल पार्टी बन सकती है। तो आपके सिलेबस में नहीं दिया ये कंडीशन, लेकिन ऐसा कंडीशन भी एग्जिस्ट करता है कि अगर 4 स्टेट में आपने अपनी पार्टी को स्टेट पार्टी बना दिया, तो अगर आपके पास लोकसभा में, नेशनल गवर्नमेंट में सीट नहीं भी होगी, तो भी आपको नेशनल पार्टी माना जाएगा। ओके, फिर हम लोग ने देखा कि इंडिया में रीजनलिज्म कैसे आया। रीजनलिज्म मतलब मैंने क्या बताया था कि अलग अलग रीजन में इंडिया में अलग अलग लोग रहते हैं, जिनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, उनका अलग अलग ट्रेडिशन होता है, अलग अलग कल्चर होता है। तो वो अपने लैंग्वेज से या फिर कल्चर से ज़्यादा अटैच्ड होता है। और इस कल्चरल डाइवर्सिटी के वजह से इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीजनल पार्टी डेवलप हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुजराती लोग होंगे तो वहाँ पे उनकी एक अलग पार्टी, साउथ इंडिया में अलग 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 पार्टीज रहती है, महाराष्ट्र में अलग अलग रीजनल पार्टीज है। तो ये पार्टीज क्यों एस्टेब्लिश हुई है? क्योंकि अलग अलग रीजन के लोगों को अपने लैंग्वेज से, अपने ट्रेडिशन से अटैचमेंट होती है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे हमारी खुद की पार्टी, स्टेट में अपनी खुद की पार्टी हो। तो इसके लिए इंडिया में रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा है। उसका एग्जाम्पल में हम लोग ने देखा था कि महाराष्ट्र में हम लोग बोल सकते हैं कि शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये सब क्या रीजनल पार्टीज है। और इनको इलेक्शन कमीशन ने एज अ रीजनल पार्टी रिकॉग्निशन भी दिया है। इनके कंडीशन हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर दिया कि कैसे मिलता है रिकॉग्निशन। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि ये रीजनल पार्टी है, वो कैसे आए इंडिया में। तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि देखो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तभी के टाइम पे इंडिया में इतने सारे स्टेट नहीं थे। फॉर एग्जांपल अभी 28 स्टेट्स हैं, तो तभी इतने स्टेट्स नहीं थे। फॉर एग्जांपल गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पे देखोगे तो उनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोला जाता था। तो क्या होने लग गया कि अलग अलग रीजन के अलग अलग लोगों ने अपने लिए अलग से नेशन या फिर अलग से अपनी कंट्री बनाने के लिए मांग की। तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक होता है खलिस्तान या फिर द्रविडिस्तान। मतलब जो साउथ इंडिया में लोग थे, उन्होंने ऐसी मांगे की कि उनको अपना एक अलग से पूरा रीजन चाहिए। या फिर पंजाबी लोगों का जो रीजन होता है, सिख लोगों का रीजन, उन्होंने ऐसा बोला कि हम लोग को पूरा खलिस्तान करके एक अपना खुद का रीजन चाहिए। तो इसके लिए नेशनल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या सोचा
कि अगर ये लोग ऐसी मांगे करेंगे तो इंडिया डिवाइड हो सकता है। इसलिए उन्होंने बोला कि आप लोग क्या करो कि अपने रीजनल पार्टीज को ओपन कर लो, मतलब आपके रीजन में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आप में से ही कोई पार्टी चुन के आएंगी, हम लोग सिर्फ नेशनल लेवल से आपकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद ये जो अलग अलग डिमांड्स थे कि हम लोग को अलग से रीजन चाहिए, अलग से नेशन चाहिए, ये डिमांड्स कम होने लगे। तो इतना पार्ट मैंने आपको सिखाया था, अभी वी विल कंटिन्यू आगे। ओके, द डिमांड्स ऑफ रीजनल पार्टीज ग्रेजुअली चेंज। Instead of an independent state, they started demanding more autonomy. This was the second stage in the development of regional parties. This stage began after 1990. तो जब नेशनल पार्टीज ने रीजनल लोगों को ऐसा बोला कि आप अपनी पार्टीज एस्टैब्लिश करो, तो जो रीजनल लोगों की डिमांड थी कि हम लोग को इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, हम लोग को अलग से अपना रीजन चाहिए, वो डिमांड अभी क्या होने लग गई, कम होने लग गई, क्योंकि उनके रीजन में उनकी खुद की पार्टी को वो लोग वोट करके चुन के दे सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टेट ले लो महाराष्ट्र, अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में मराठी लोगों का पार्टी होना चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी मराठी पार्टी है उनको वोट देके हम लोग उनको चुन सकते हैं। तो ऐसे करके बाद में उनकी जो डिमांड थी कि हम लोग को इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, ये डिमांड बंद हो गई। और 1990 के बाद से उन्होंने ऐसे डिमांड किया कि हम लोग को अपने स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। ऑटोनॉमी चाहिए मतलब हमारे स्टेट के जो भी लॉज होंगे, जो भी रेगुलेशंस होंगे, वो हम लोग खुद से बनाएंगे। तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, शिरोमणि अकाली दल। ओके, थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में। ये एक पंजाब में एक पार्टी है, देखो, एस्टैब्लिश इन 1920, अ प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी इन पंजाब, ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी, अज्यूम पावर इन पंजाब फॉर मेनी ईयर्स। तो ये जो पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, ये 1920 में पंजाब में एस्टैब्लिश हुई थी। और पंजाबी लोगों की जो डिमांड्स थी कि हम लोग को एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, वो कम हो गए, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी अभी उनके रीजन में बहुत सालों तक पावर में थी। तो ऐसे करके इंडिया में रीजनलिज्म डेवलप हो रहा था, या फिर रीजन में, अलग अलग रीजन में अपनी खुद की पार्टी डेवलप हो रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक आप देख सकते हो, द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम। ये एक साउथ इंडिया में पार्टी है। जैसे मैंने आपको बोला था कि पंजाब में डिमांड हो रही थी कि उन लोग को अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, खलिस्तान, तो उन्होंने वहाँ पे शिरोमणि अकाली दल पार्टी ओपन की, और फिर वो पार्टी के लोग चुन के आने लगे, वो पावर में आने लगे। सिमिलरली साउथ इंडिया में एक ऐसी अलग से पार्टी आई, द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम, DMK ऐसा भी बोला जाता है। और इसकी ही और एक दूसरी पार्टी है जिसको बोला जाता है ऑल इंडिया द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम। देखते पढ़ते इसके बारे में। देखो, जस्टिस पार्टी, a non-Brahmin movement in 1920, was transferred into Dravida Munnetra Kazhagam, a political party। तो 1920 में ये साउथ इंडिया में द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम करके एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनी। इन 1944 जस्टिस पार्टी केम टू बी नोन एज द्रविड़ा कजागम। In 1944, a group separated from this party established another party, द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम। तो आपको क्या बोला गया है कि जो 1920 में जो ये जस्टिस पार्टी की द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम थी, 1944 में द्रविड़ा कजागम करके ये पार्टी जानी जाती थी। और 1944 में उससे ही वही पार्टी से कोई लोग सेपरेट हो गए और उन्होंने अपनी नई पार्टी स्टार्ट की, द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम। Another group separated from this party in 1972 and established All India Dravida Munnetra Kazhagam। सो समझ रहे हो, 1920 में एक पार्टी बनी साउथ इंडिया के लोगों की, और 1944 में वो पार्टी से कुछ लोग अलग हो गए और उन्होंने दूसरी पार्टी ओपन की, द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम। फिर से 1972 में और कुछ लोग सेपरेट हो गए और उन्होंने अपनी और एक नई पार्टी ओपन की, ऑल इंडिया द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम, AIDMK। प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, मेंबर ऑफ कोएलिएशन गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर सम ईयर्स। तो इन्होंने क्या क्या काम किए, पहले तो जो तमिल लोगों की आइडेंटिटी थी उसको उन्होंने प्रोटेक्ट किया। तमिल लोगों के रीजन में वो लोग उनकी गवर्नमेंट लाने की कोशिश करते हैं। फिर जो सेंटर में गवर्नमेंट थी उसके साथ ये कोएलिएशन में थे। कोएलिएशन का मतलब मैंने क्या बोला, फ्रेंडशिप, कि जो भी इलेक्शंस होंगे उनमें अभी कांग्रेस और बीजेपी क्या करते हैं, अलग अलग रीजन से अलग अलग पार्टीज के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उनकी जो सीट्स है वो बढ़ने लग जाती है। द पार्टी हैज सपोर्ट ऑफ वोटर्स फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इट वॉज इन पावर फॉर लॉन्ग पीरियड एंड इम्प्लीमेंटेड मेनी पॉलिसीज।
तो साउथ इंडिया में ये बहुत टाइम तक पावर में थी और वहाँ पे उन्होंने बहुत अलग अलग पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की थी। तो हम लोग ने एक पंजाब की पार्टी देखी, दैट वाज शिरोमणि अकाली दल, एंड दूसरी पार्टी देखी साउथ इंडिया में द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम। The regional parties demanded that for the development of the region, people from region should get power at state and national level. For example, शिव सेना, तेलुगु देशम पार्टी एक्सेट्रा। तो ये जो पार्टीज थी इन्होंने अभी रीजनल लेवल पे अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी और उन्होंने ऐसी डिमांड की कि हम लोग को नेशनल लेवल पे भी जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उनमें भी हम लोग को चांस मिलना चाहिए। तो फिर आगे जाके क्या होने लगा कि नेशनल लेवल की जो पार्टीज थी, बीजेपी या फिर एनसीपी या फिर कांग्रेस, ये सब पार्टी क्या करने लगी, अलग अलग रीजनल पार्टी के साथ कोएलिएशन फॉर्म करने लगी। और फिर जब भी नेशनल इलेक्शन होता था तब ये जो रीजनल पार्टीज है, शिवसेना हो गई या फिर तेलुगु देशम पार्टी हो गई, ये आइदर कांग्रेस और बीजेपी के साथ कोएलिएशन करती थी। और फिर क्या होता था कि इनको, इनके जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते थे उनको लोकसभा के इलेक्शन में चुन के आने का मौका मिलता था और नेशनल गवर्नमेंट में भी हिस्सा लेने का मौका मिलता था। देखो अभी हमारे यहाँ पे एक नेशनल रीजनल पार्टी है शिवसेना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मेन पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र, एस्टैब्लिश इन 1966। ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मराठी पीपल, प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज, रेजिस्टेंस टू पीपल फ्रॉम अदर रीजन। In 1995, it entered into a coalition with BJP and came to power in Maharashtra. It share power with BJP in Maharashtra since 2014. तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि 1966 में शिवसेना एस्टैब्लिश हुई थी। मराठी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना या फिर उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना, ये काम वो लोग करते थे। और 1995 में इन्होंने बीजेपी के साथ फ्रेंडशिप की और 2014 तक इनकी बीजेपी के साथ नेशनल लेवल पे फ्रेंडशिप थी। मतलब जो भी गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट होती है, एनडीए का जो पार्ट मैंने आपको बताया था, एनडीए एंड यूपीए, तो ये कोएलिएशन में, नेशनल गवर्नमेंट के कोएलिएशन में बीजेपी के साथ शिवसेना काम करते। इवन स्टेट गवर्नमेंट में भी 2014 तक बीजेपी और शिवसेना दोनों ने एक साथ काम किया था। इन रिसेंट टाइम 2019 में, इवन 2019 में जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए तब क्या हुआ था कि बीजेपी एंड शिवसेना दोनों पहले एक साथ थे, लेकिन बाद में इलेक्शन के बाद उनके अंदर कुछ मतभेद होने लगे, उनका जो भी फ्रेंडशिप था वो थोड़ा कोलैप्स होने लग गया। और फिर 2019 में जाके शिवसेना ने बीजेपी छोड़ के अभी एनसीपी, मतलब नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उनके साथ फ्रेंडशिप करके महाराष्ट्र में गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की। तो इनकी जो फ्रेंडशिप 1995 में स्टार्ट हुई थी वो 2019 में जाके अभी चेंज हुई है। अभी भी नेशनल लेवल पे ये फ्रेंडशिप में है, मतलब नेशनल गवर्नमेंट में बीजेपी और शिवसेना एक साथ है, लेकिन जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है उसमें शिवसेना का बीजेपी के साथ नहीं तो कांग्रेस के साथ, नेशनलिस्टिक कांग्रेस के साथ कोएलिएशन है। ओके, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के साथ आप कोएलिएशन कर सकते हो। Now, next part. The development of regional parties in Northeast shows a different trend. They gave up their demand of separatism and have started demanding autonomy. The regional parties from Northeast are now entering in mainstream of national politics. तो जैसे अलग अलग रीजन की पार्टी को अलग अलग अपने इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए था, वैसे नॉर्थ ईस्ट के जो भी लोग थे, नॉर्थ ईस्ट की जो भी पार्टीज थी, उनको भी इंडिया से सेपरेट होना था। उनका भी बोलना था कि हम लोग को अलग से अपना रीजन चाहिए। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि उनको भी बोला कि आप अपने रीजनल पार्टीज ओपन करो, अपने रीजनल लोगों को चुन के दो और उन अपने रीजनल पार्टीज को ही बोलो कि आपके लिए अलग अलग लॉज बने। तो इससे क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट में भी इंडिया से अलग होने की जो भी डिमांड थी वो खत्म हो गई और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे वो भी अभी नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे थे। उनकी रीजनल पार्टीज बनी और रीजनल पार्टीज बनने के वजह से नेशनल पॉलिटिक्स पे भी वो इम्पैक्ट डालने लगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अभी इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज है, जिसमें सबसे लास्ट कौन सी थी, नेशनल पीपल पार्टी, जो आपके सिलेबस में नहीं है। और वो पार्टी कहाँ से आती है, नॉर्थ ईस्ट से आती है। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो भी रीजन है वो सिर्फ अभी उनके रीजन में ही नहीं, पूरे इंडिया के पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, और एक उस पार्टी के बारे में नाम दिया आपको, आसाम गण परिषद।
उसके बारे में पढ़ते हैं। Assam Agreement was signed in 1985, resolve the problem of displaced people, protect the unique culture, linguistic and social identity of Assam, economic development of Assam, assume power in Assam for many years. तो आसाम की जो है पार्टी आसाम गण परिषद वो कभी एस्टेब्लिश हुई थी 1985 में, और आसाम के लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करना, उनका कल्चर जो है उनका अलग से कल्चर होता है, इंडिया से थोड़ा हट के कल्चर होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना, आसाम की आइडेंटिटी को, इकोनॉमी को डेवलप करना, ये काम उन्होंने आसाम में बहुत सालों तक किया, और अभी भी आसाम में ये पार्टी पावर में आपको दिखेगी। तो ये हो गया रीजनल पार्टीज के अलग अलग पॉइंट्स। रीजनल पार्टीज के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कि इंडिया में रीजनल पार्टीज कैसे डेवलप हुई। In short, we can say that role of regional parties in India have passed through various phases, from separatism to autonomy, and now towards entry into the national politics. Coalition politics is one of the consequences of their increasing influences in national politics. तो हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि जो भी रीजनल पार्टीज है वो इंडिया में कैसे चेंज हुई। पहले तो उन्होंने सेपरेट होने की डिमांड की कि इंडिया से सेपरेट होना है, अपना खुद का अलग से रीजन चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, ऑटोनॉमी लाने की कोशिश की कि हमारे स्टेट में हम लोग खुद से लॉ बनाएंगे, इंडिया में रह के लॉस बनाएंगे। और अभी रिसेंट टाइम में ये जो भी रीजनल पार्टीज है वो नेशनल पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करती है, और इसके वजह से हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे कोएलिशन में गवर्नमेंट बनती है, अलग अलग रीजन से अलग अलग पार्टीज एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करके नेशनल लेवल पे जो भी पॉलिटिक्स होता है उसमें हिस्सा लेती है। और एक पार्टी यहाँ पे इंक्लूड की है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखते हैं इस पार्टी के बारे में। मेन रीजनल पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, established in 1932, protect the interest of Kashmiri people and protection of autonomous status। तो आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको इंडिया में एक ऑटोनॉमस स्टेटस था, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी अप्लाई नहीं होती थी। तो 1932 में ये जो पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो लोग क्या करते थे कि कश्मीरी जो भी लोग हैं उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करते थे, और कश्मीर को जो ऑटोनॉमस स्टेटस था उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। लेकिन रिसेंट टाइम में पिछले साल ही शायद 2019 में ही जम्मू कश्मीर को जो ऑटोनॉमस स्टेटस था वो हटा दिया गया था बीजेपी गवर्नमेंट से नेशनल लेवल पे। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर ऑटोनॉमस स्टेटस नहीं है उनका, मतलब अभी उनके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होती है, या फिर अभी वो इंडिया का हिस्सा है ऐसा आप बोल सकते हो। पहले उनको थोड़ा अलग से ऑटोनॉमस स्टेटस था, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज थे, आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। इसके लिए उसको अलग से एक ऑटोनॉमस स्टेटस दिया था पहले, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी तभी, लेकिन अभी वो स्टेटस हटा दिया गया। तो ये हो गई जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी। In India, we have many regional parties. It is not possible to know about all such parties in this chapter. We have studied some parties as a representative of India's East, West, North and South regions. Okay, तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी रीजनल पार्टी है। अगर आप सर्च करोगे तो देर आर अराउंड मोर देन 50 रीजनल पार्टीज इन इंडिया। तो सबको स्टडी करना इज नॉट फिजिबल इन द बुक, या फिर नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, अलग अलग रीजन से एक एक पार्टी को स्टडी किया। फॉर एग्जांपल नॉर्थ में हम लोग ने जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टडी किया, फिर हम लोग ने शिरोमणि अकाली दल के बारे में थोड़ा बहुत देखा, वेस्ट में हम लोग ने शिवसेना के बारे में देखा, ईस्ट में हम लोग ने नेशनल पार्टी जो एक थी तृणमूल कांग्रेस उसके बारे में देखा, साउथ में हम लोग ने देखा द्रविड़ा मुनेत्रा कझागम वो पार्टी थी उसके बारे में देखा। तो अलग अलग रीजन से हम लोग ने अलग अलग पार्टीज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ली, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी रीजनल पार्टीज है। Every state in India has regional parties. It is not possible to take review of all those parties. Find out information about other regional parties with the help of map of India. तो यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिखेगा और यहाँ पे बहुत सारी रीजनल पार्टीज दिखेगी। आपने किसी पार्टी का नाम सुना भी होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने आप पार्टी का नाम सुना होगा, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में एक रीजनल पार्टी है। फिर आपने समाजवादी पार्टी का शायद नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टी। वैसे बहुत सारे रीजनल पार्टीज हम लोग को देखने को मिलेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इनका नाम सुना होगा, जो महाराष्ट्र में एक रीजनल पार्टी। तो ऐसे बहुत सारे रीजनल पार्टीज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट रीजनल पार्टीज। In India, we have many regional parties in every state that have influenced the state politics. Following chart shows the performance of regional parties in Maharashtra in the elections of 2009 and 2014. तो यहाँ पे जो आपको एक टेबल दिया है, उसमें आपको दिया गया है कि 2009 और 2014 में महाराष्ट्र के जो स्टेट इलेक्शन हुए थे, ओके, स्टेट इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन नहीं, स्टेट इलेक्शन, विधानसभा के, स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे, उनमें रीजनल पार्टीज ने कैसे परफॉर्म किया था। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा वोट मिलने वाली रीजनल पार्टी थी शिवसेना, 2009 में 44, 2014 में 63। ओके, व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे सिर्फ रीजनल पार्टीज दी है। ओके, नेशनल पार्टीज भी स्टेट इलेक्शन में हिस्सा लेती है, लेकिन उनके बारे में यहाँ पे नहीं दिया, सिर्फ रीजनल पार्टीज के बारे में दिया। तो उनके बारे में सिर्फ देखो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 13 सीट्स थी 2009 में, 14 में कम हो गई, 1 सीट हो गई। या फिर आप और अलग अलग पार्टीज के बारे में टेबल में देख सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे मैंने 2019 के इलेक्शन का भी इंक्लूड किया, क्योंकि आपके बुक में 2009 एंड 2014 के ही नंबर है। तो 2019 में देखते हैं शिवसेना की सीट्स कितनी हो गई थी, देखो 62, और यहाँ पे कितनी थी 63, तो 1 सीट कम हो गई। लेकिन यहाँ पे ना मैंने नेशनल पार्टीज को भी इंक्लूड किया। फॉर एग्जांपल बीजेपी की कितनी सीट्स आई महाराष्ट्र में, 105, कांग्रेस की 39, एनसीपी नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी की कितनी आई 50, और 2014 में उनकी कितनी थी, शिवसेना की थी 63, बीजेपी की थी 122, और कांग्रेस की थी 42, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की थी 41। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रीजनल पार्टीज, फॉर एग्जांपल शिवसेना यहाँ पे रीजनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, ये लोग भी स्टेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन शिवसेना की वजह से देखो इक्वेशन कैसे बदल जाता है। फॉर एग्जांपल 2014 तक हम लोग ने देखा कि शिवसेना एंड बीजेपी की फ्रेंडशिप थी। देखो शिवसेना एंड बीजेपी 2014, यहाँ पे 2014 के नंबर्स है। अभी महाराष्ट्र के स्टेट में है ना 288 सीट्स होती है, कितनी होती है 288। तो अगर आपको चुन के आना है, अगर आपको गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी है, तो आपको हाफ सीट्स चाहिए। तो 288 का हाफ कितना होता है 144। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि रीजनल पार्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। देखो 288 का हाफ होता है 144। अभी 2014 तक बीजेपी एंड शिवसेना फ्रेंडशिप में थी, तो 122 प्लस 63 कितने हो गए 180, 183, 185 हो गए, तो 144 से ज़्यादा है। तो 2014 में बीजेपी एंड शिवसेना की गवर्नमेंट आई थी। लेकिन 2014 के बाद शिवसेना और बीजेपी उनमें थोड़े झगड़े होने लगे। फिर 2019 का जो इलेक्शन हुआ, अभी देखो अगर इनकी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रहती तो बीजेपी के पास 105 सीट्स थी, शिवसेना के पास 62, दोनों को मिलाओ कितना होता है 167। तो 167 भी 144 से ज़्यादा है, तो फिर से अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर सकते थे। लेकिन शिवसेना जो रीजनल पार्टी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, देखो उन्होंने क्या बोला कि अभी हम लोग का बीजेपी के साथ नहीं बन रहा है, तो उन्होंने क्या किया, शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों के साथ अपनी पार्टी एस्टेब्लिश कर ली। तो अभी इसका कैलकुलेशन करो, 62 प्लस 39 प्लस 50, तो ये कितना होता है 100, 101, 151, तो अराउंड 151, जो कि 144 से ज़्यादा है। तो अभी क्या हो गया कि बीजेपी सबसे ज़्यादा वोट आने के बाद भी रीजनल पार्टी जो शिवसेना है उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, और उसके वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बन पाई। शिवसेना ने जिसको सपोर्ट किया, कांग्रेस एंड एनसीपी, ये तीनों की मिलके गवर्नमेंट बन गई 2019 में। तो इससे आपको पता चल रहा है कि रीजनल पार्टीज जो है उनको आप यहाँ पे देखोगे कि सीट्स कम मिलती है, लेकिन फिर भी उनका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो जिनको सपोर्ट करता है उनकी गवर्नमेंट बन सकती है, और वो जिनको सपोर्ट नहीं करते उनकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स। तो कैसे नंबर्स चेंज हो जाते हैं, एक पार्टी अगर
दूसरे पार्टी को सपोर्ट करती है तब। ओके, सो दिस वाज अबाउट महाराष्ट्र का 2019 का इलेक्शन. In this chapter, we took a review of national and regional parties. In the next chapter, we will try to understand the importance of social movements in our life. तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले सोशल मूवमेंट्स. इसके पहले थोड़ा एक्सरसाइज में देखते हैं. When people came together and participate in electoral process to acquire political powers, such organizations are called as political parties. National Conference is a party in Jammu and Kashmir. Justice Party non-Brahmin movement was transformed into Zavida Munnetra Kazaga. तो ये MCQs हो गए. बाकी आपको गिव रीजन देना है, ट्रू और फॉल्स बता के. एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट है. और फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन. देखो ट्रू एंड फॉल्स में पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल. सो ये राइट है. पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये भी राइट है, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग होता है. तो थर्ड क्या है, कोएलिशन पॉलिटिक्स लीड टू इंस्टेबिलिटी. तो ये आप रॉन्ग बोल सकते हो, क्योंकि इंडिया में हम लोग ने देखा है कि अलग अलग पार्टी कोएलिशन गवर्नमेंट में आके अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करते हैं. तो इसको रॉन्ग बोल सकते. शिरोमणि अकाली दल इज अ नेशनल पार्टी. तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल रीजनल पार्टी है. ओके, सो ये हो गया ट्रू एंड फॉल्स. एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. रीजनलिज्म, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि इंडिया में रीजनलिज्म कैसे डेवलप हुआ. नेशनल पार्टी, जिसमें आपको जो भी 7 पॉलिटिकल पार्टीज दी है उनके बारे में लिखना है, वो कैसे एस्टैब्लिश हुई, ये सब पॉइंट्स लिखने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. जो हम लोग ने पहले लेसन में, पहले लेक्चर में किया था कि टू बी इन पावर, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, टू हैव एन पॉलिटिकल एजेंडा, ये सब चीज़ें. What changes have taken place in the nature of political parties in India. तो इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टी में चेंजेस कैसे आए हैं. जैसे हम लोग ने देखा कि नेशनल लेवल पे पहले कांग्रेस थी, बाद में कोएलिशन गवर्नमेंट बनने लगी. रीजनल लेवल पे पहले सेपरेट होने की डिमांड थी, बाद में ऑटोनॉमी की डिमांड आ गई और रीजनल पार्टीज बनी, और फिर वो नेशनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करने लगी. तो ये चेंजेस कैसे हुए, इसको आपको ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना. सो दिस वाज आवर last points of political party chapter.